हमारे देश की सरकार है वो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है और जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो रेगुलर एजुकेशन है, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। फंड कटौती के नाम पे कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, कॉलेजेस को मर्ज किया जा रहा है, इवन कॉलेजेस को खोला नहीं जा रहा है। आप 6 शिफ्ट में 12 घंटे स्कूल चलता है और उसमें 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बताइए ये क्या डेवलपमेंट हुआ, ये क्या एजुकेशन मिली? और हमारे लिए उसको मरे हुए सांप को गले में डालकर आप ये नहीं कह सकते लैट्रिन तो चली गई, संस्कृत तो बहुत अच्छी है। कैसे होगा? एक समय था जब चक्की का आटा पीस के खाते थे, जब मशीनें आई तो चक्की कहाँ गई? चक्की ऑब्सोलीट हो गई, चक्की को साइड कर दिया। आज यहाँ 22 भाषाएं देश के संविधान के 8 शेड्यूल में डाली हुई है। भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे ही नहीं संविधान में ये 22 भाषाएं डाली थी, क्योंकि हर एक की मातृभाषा, माँ के दूध से मिली हुई भाषा में शिक्षा लेना उसका एक सुविधा है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, हिंदी और अंग्रेजी को खत्म करो। अरे अंग्रेजी खत्म तो तुम्हारे बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, अपने बच्चों को तुम फॉरेन में पढ़ाओगे, कैम्ब्रिज में भेजोगे, हमारे गरीबों के बच्चों को तुम कहोगे अंग्रेजी मत पढ़ो। कोई कॉल सेंटर में भी नौकरी नहीं देगा है। फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये सरकार जो दावा कर रही है कि 15 लाख स्टूडेंट से 18 लाख हो गए, हमने स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर लोग हमारे सरकारी स्कूलों में आ गए। बात यह है कि लोगों की रोटी रोजी खत्म हो गई, कोरोना में लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, इसलिए भी प्राइवेट स्कूल आपने खोले हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक हिस्सा है जो शिक्षा को खरीद रहा है, एक हिस्सा है जिनके अगर परिवारों के पास बहुत पैसा है तो वो मोटी रकम देके स्कूलों से, जीपीएस से, 12 खंबा से, मॉडल स्कूल से महंगी शिक्षा 1-1 लाख रुपए लेके शिक्षा खरीद सकते हैं। तो ये इसकी जो पॉलिसी है वो हमें दिखाई दे रही है कि वो गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से जो आने वाले छात्र हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। उनको मल्टीपल एग्जिट के नाम पे उनको पागल बनाया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। हमारे देश की सरकार है वो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है और जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो रेगुलर एजुकेशन है, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। फंड कटौती के नाम पे कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है, कॉलेजेस को मर्ज किया जा रहा है, इवन कॉलेजेस को खोला नहीं जा रहा है। आपको हैरानी होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 30 सालों से मुश्किल से 1-2 कॉलेज खुले हैं। तो हम सवाल करना चाहते हैं कि 30 सालों में दिल्ली का नक्शा बदल जाता है, मॉल खुल जाता है, पब खुल जाता है, सिनेमा हॉल खुल जाते हैं, पर बहुत शर्म की बात है कि हायर एजुकेशन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? हायर एजुकेशन में कॉलेजेस क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? उसके बदले हम उल्टा ही देखते हैं। एनईपी के नाम पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर धीरे धीरे कॉलेजेस को कैसे बंद किया जा रहा है, एफआईयूपी लाया जा रहा है जिसमें मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया जा रहा है, ताकि जो छात्र गरीब परिवार से आता है तो आप 1 साल में एजुकेशन छोड़ दीजिए, आप डिप्लोमा ले लीजिए, आप 2 साल में जो है डिग्री छोड़ दीजिए, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए 1 साल में। तो ये इस तरीके की जो पॉलिसी है वो हमें दिखाई दे रही है कि वो गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से जो आने वाले छात्र हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। उनको मल्टीपल एग्जिट के नाम पे उनको पागल बनाया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस देश की इकॉनमी को जो सबसे आगे बढ़ाता है वो इस देश का मजदूर वर्ग है, और इस देश के मजदूर वर्ग के बच्चे ही अगर हायर एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे तो हम समझ लेना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो सो कॉल्ड वेलफेयर जो सोसाइटी, सो कॉल्ड वेलफेयर सरकार कही जाती है, वो बिल्कुल नहीं है। वो सब नाटक है। और वोकेशनल एजुकेशन को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप फ्री सीख करने का कोर्स कर लेंगे, आप छोटा मोटा जो है गाड़ी ठीक करने का या कुछ टूल्स सीख जाएंगे, जिससे आप क्या करेंगे? जिससे आप करेंगे कि मजदूरों, पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके पुर्जे का एक पुर्जा बन के रह जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आज हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके नाम पर किस तरीके से रेगुलर और फॉर्मल एजुकेशन को बंद किया जा रहा है, एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। हेफा HECI बिल जैसा जो लाया जा रहा है, जिससे जो लोन का बोझ, जिससे जो फीस का बोझ है वो गरीब परिवार के छात्रों पर डाल दिया जाएगा, जो मुश्किल से पहुंच पाते हैं हायर एजुकेशन में। और जब वो पहुंच पाएंगे तो आप उनसे ही फीस लीजिए। आप एक BA प्रोग्राम का कोर्स आज जो 10-15 हज़ार में हो पा रहा है उसको आप 50 हज़ार में दीजिए। तो ये हेफा HECI पब्लिक और मजदूर वर्ग के हित में नहीं है, ये उनके खिलाफ है। ये होगा
होगा कि उनकी जेबों से ऐसा जाएगा। वैसे भी उनके 12-12 घंटे काम कराकर उनको वैसे ही अति शोषण किया जाता है। उसके बाद आप ले लीजिए और ले लीजिए, उनका जो 50,000 का जो खर्चा होगा वो भी उसी से ले लीजिए, और पूंजीपतियों की और जो अमीर परिवार के जो चरित्र है हमारी सरकार का, उनके जो स्टेट है, उनके जो बैंक है वो भर लीजिए। यही मकसद है एनईपी का, यही मकसद है कि समान तरीके के जन विरोधी बिल लाए जा रहे हैं। इनका साफ साफ यही मकसद है कि इस देश में हायर एजुकेशन को सिर्फ कुछ अमीर परिवार और अमीर वर्ग के हिस्से के लिए, प्रिविलेज हिस्से के लिए बचा के रख लिया जाए, और बाकी को मरने के लिए, बाकी को एक 14 घंटे काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। अभी हम देख सकते हैं कि मार्च को ये लोग खत्म कर रहे हैं। मार्च को जब खत्म किया तो क्या बोला, वही बोला था कि यहाँ पे मुसलमानों को बहुत सारे कॉलेज खोले, इसका जरूरत नहीं है। तो इतने ज्यादा पहले मतलब उसके बाद एक तरह से ये पूरे माइनॉरिटी को जो कॉलेज, देखिए, ये जो बोला जाता है कि कक्षा 1 से 12वीं तक फ्री एजुकेशन है, पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाना होगा और ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे समाज में स्कूल एजुकेशन सिस्टम है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल है। तो हम देखते हैं कि ये जो 2 तरीके के स्कूल है वो इस देश में गैर बराबरी को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसलिए जब हम 1 से लेकर 12वीं तक की फ्री एजुकेशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में फ्री नहीं है। जब प्राइवेट स्कूल आपने खोले हुए हैं तो इसका मतलब साफ है कि एक हिस्सा है जो शिक्षा को खरीद रहा है, एक हिस्सा है जिनके अगर परिवारों के पास बहुत पैसा है तो वो मोटी रकम देके स्कूलों से, जीपीएस से, 12 खंबा से, मॉडल स्कूल से महंगी शिक्षा 1-1 लाख रुपए लेके शिक्षा खरीद सकते हैं। तो ये फ्री एजुकेशन नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। और राइट टू एजुकेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हो रही थी कि राइट टू एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, तो हमारे बहुत बड़े महान नेता उन्होंने राइट टू एजुकेशन को मना कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आजादी के बाद की हम बात करते हैं, जब पूरे देश में दलितों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने सड़कों पर जाके संघर्ष किया था कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, हमें अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, खुद को आजाद करना है, तब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो राइट टू एजुकेशन को मना कर देती है। जो हमारे पटेल जी हैं वो ये बोल देते हैं कि नहीं, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। 2009 में ये बिल आता है, उसमें भी 1 से लेके 14 साल तक की 8वीं तक के स्कूलों और 8वीं तक के बच्चों को एजुकेशन देने की बात की जाती है। क्यों? और अभी भी यही है। हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, हमारा राइट टू एजुकेशन, शर्म आनी चाहिए। आप इसको फंडामेंटल राइट बोल रहे हैं कि 8वीं के बाद एक बड़ा हिस्सा ड्रॉप आउट कर जाता है। 8वीं के बाद ड्रॉप आउट इसलिए कर जाता है क्योंकि उनको अपने माँ बाप के साथ काम करना होता है, उनको अपने बच्चों को संभालना होता है। हमारे देश के इतने महान स्कूल है कि जो बच्चियाँ हैं वो टॉयलेट ना होने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है। और हम आज आपका दूसरा हिस्सा था जो आपका सवाल था, वो ये साफ साफ है कि हाँ, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स और जो हमारी कैपिटलिस्ट सरकार है और जो कैपिटलिज्म और हमारी जो कैपिटलिज्म के केवल में जो पॉलिटिक्स है वो आपस में घुसी हुई है, वो आपस में सिंथेसाइज है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन वाकई में नहीं है। वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में दिखावटी रखा होगा। जब एक बीपीएससी में बहुत सारी चीजें जो है वो इसलिए है क्योंकि आप उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते, आप उनके खिलाफ केस में नहीं, आप कोर्ट में केस नहीं दायर कर सकते हैं। उसी तरह जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग है। ग्राउंड रियलिटी इसलिए अलग है क्योंकि आप उठा के देखिए डाटा, लगातार ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है, लगातार ड्रॉप आउट क्यों बढ़ रहा है। 12वीं तक आते आते स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं? हायर एजुकेशन में 25% क्यों है? और अभी वो भी नहीं है। हमारी सरकार बोलती है 2030, ये जो न्यू है हमारी सरकार ये बोलती है 2030 तक हमारा ये एम है कि हमारा जो हायर एजुकेशन में जो डाटा है वो 50% करेंगे। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि 70 साल आज़ादी को हो जाते हैं और आप अभी यहीं तक अटके हैं कि 2030 तक आप 50% करेंगे। इनरोलमेंट रेशियो, शर्म की बात है। यही है एजुकेशन,
नहीं है एजुकेशन हमारे देश में। शिक्षा में काम कर रहे ये हैं। सब नाटक है और इससे आज हमें मजबूर होना पड़ता है कि हम यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं और लड़ना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा होगा कि सरकारी स्कूलों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। जो हमारे देश में मतलब कितने जो मॉडल जैसे तमिल, उड़िया, उर्दू, मतलब मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, ये सब स्कूल में लाके दे रहे हैं। 22 पूरा संस्कृत के लिए खर्चा कर रहे हैं हमारे सरकार। हमारी केजरीवाल जी हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि उनके बच्चे कहाँ पढ़े हैं, उनके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? जब सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हो गए हैं तो जितने नेता हैं, जितने MP MLA हैं हमारे देश के, जितने कैपिटलिस्ट हैं, जितने मालिक हैं, उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालिए और सरकारी स्कूल में दाखिला दीजिए। जब सरकारी स्कूल इतने ही बेहतर हो गए तो क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए? बहुत हैरानी की बात है कि हमारे खुद सरकार को अपने ही सरकारी स्कूलों पे भरोसा नहीं है। तो ये जो है सच्चाई साफ साफ सुन जाती है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हुए हैं, वो सब नाटक है। हमारी जो दिल्ली सरकार है वो हरी घास में हरे सांप की तरह है, तो दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। हमें जो दिखाई दे रहा है वो झूठ है, वो सब ढकोसला है। क्यों स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, ये सवाल हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं। और अगर इतने ही सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं तो भाई बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए प्राइवेट स्कूल को और ड्यूअल एजुकेशन की जगह कॉमन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कीजिए। हम लोग डिमांड करते हैं कि A से PG तक इक्वल एंड फ्री एजुकेशन ऑल फॉर ऑल होना चाहिए। क्यों नहीं शुरू करते कॉमन एजुकेशन फॉर ऑल? जब आप इतना ही बोल रहे हैं तो करिए, बंद कीजिए प्राइवेट स्कूलों को और अपने अपने बच्चों को निकालिए गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों से और उनको दाखिला दीजिए गवर्नमेंट के। पेरेंट्स को ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स ही बैकवर्ड करें प्राइवेट स्कूलों का, बच्चे प्राइवेट स्कूल में आ जाए। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और अभी मैं CBSE बोर्ड की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों में ही ऑब्जर्वर के रूप में जा रही हूँ। तो मैंने देखा है जो दावे हैं वो खोखले हैं। जो टीचर से और प्रिंसिपल से बात होती है वो केवल उनकी दीवारें सजी हैं, उनके गमले लगे हैं। जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है अभी भी 1:90 है, 90 है, 100 है एक टीचर का जिम्मे पढ़ाने के लिए। आपने स्कूल खोले नहीं है, आपने सैकड़ों स्कूल मर्ज कर दिए जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी हम लोग घर घर मतलब स्कूल में जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये सरकार जो दावा कर रही है कि 15 लाख स्टूडेंट से 18 लाख हो गए, हमने स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर लोग हमारे सरकारी स्कूलों में आ गए। बात यह है कि लोगों की रोटी रोजी खत्म हो गई, कोरोना में लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, इसलिए बेचारों ने प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में बच्चों को डाला। अगर ये बच्चे बढ़ गए तो स्कूल मर्ज क्यों हुए, स्कूल बंद क्यों हुए? 12,000 स्टूडेंट्स हैं सोनिया विहार के स्कूल में, वो 3-3 घंटे की शिफ्ट में बच्चे पढ़ रहे हैं। 12,000 बच्चों के लिए केवल 7 कमरे हैं। आप सोचिए 3-3 2.5 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छुट्टी कर देते हैं। सुबह की शिफ्ट में 3, सुबह की गर्ल्स की शिफ्ट में 3 वो ग्रुप बने हुए हैं और बॉयज शिफ्ट में 3 बने हुए हैं। 6 शिफ्ट में 12 घंटे स्कूल चलता है और उसमें 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बताइए ये क्या डेवलपमेंट हुआ, ये क्या एजुकेशन मिली? और हमारी ये सारी विपक्ष की पार्टियां जब वो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास स्कूल, क्या एक भी कष्ट उठा रहा है कि उसके अंदर जाकर देखें? हम लोग देख रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। जितने स्कूलों के लिए पेरेंट्स ने, बच्चों ने सड़क जाम किए, नानकगढ़ी स्कूल को उन्होंने मर्ज होने से बचाया, नेताजी नगर स्कूल को उन्होंने सरोजनी नगर के स्कूल में मर्ज कर दिया, इधर शहीद अमीर चंद स्कूल को उन्होंने दूसरे लुडलो कैसल के स्कूल में मर्ज कर दिया जहाँ 5,000 बच्चे हो गए। इसी तरह से उन्होंने ये शक्ति नगर के स्कूलों की 2 शिफ्ट का 1 शिफ्ट बना दिया। एक क्लास में 130, 135, 140 बच्चे हो गए। ये है इनका स्टैंडर्ड। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इसे कहते हैं। टीचर के 25,000 पोस्ट खाली पड़े, उन पे ये गेस्ट टीचर रखते हैं, उनको दिहाड़ी मजदूरों की तरह आज इधर कल उधर परसों उधर। ये जिस तरह से जो एजुकेशन NEP लाए हैं, उस NEP का सबसे पहले क्यों केजरीवाल सरकार उसे इम्प्लीमेंट कर रही है? अगर वो कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते हैं तो NEP का भी विरोध करने के लिए उनके वर्कर्स को सड़क पर उतरना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं वो? इसका मतलब इनकी अंदर खाने
एजुकेशन को बर्बाद करने की साजिश है और ये जनता को एजुकेट करना नहीं चाहते, ये केवल उसे प्रजा रियाया रखना चाह रहे हैं। वो जो 5000 साल पहले प्रजा और राजा होते थे, गरीब, दलित, पिछड़ा, महिलाएं, बेटियां, वो पढ़े ना, मुट्ठी भर लोग पढ़ेंगे, वो कोई विदेश में पढ़ेगा, कोई यहाँ के स्टैंडर्ड के स्कूलों में पढ़ेगा, बाकी सब 6वीं क्लास से इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर कहीं कुम्हार का काम, कहीं पंचर लगाने का काम बच्चों को सिखाना है, कहीं लड़कियों को गृह विज्ञान सिखाना है। तो ये है एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में 10 तक कम से कम एक बेसिक एजुकेशन बच्चों को चाहिए। दो मेन दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है कि ये एजेंडा डिस्क्रिमिनेटरी है, ये लोअर तबके के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए और SC ST OBC के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना रही है इसमें NEP में। RSS का एजेंडा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक शिक्षा और जिसमें वोकेशनल एजुकेशन और प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का इशू था जब संविधान बना था। अब इन्होंने पहले इसको ले लिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक राज्य शिक्षा आयोग बनाकर मोदी के यहाँ के शिक्षा मंत्री के नियंत्रण में पूरे देश की शिक्षा रहेगी। जबकि भारत जैसी फेडरल स्टेट में जहाँ 29 स्टेट हैं और 4-5 यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पर अपने अपने हिसाब से एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। कहीं आदिवासी है, कहीं पर कोई डेवलप्ड एरिया है, कहीं पर कोई और तरह की कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, कल्चरल कंडीशन अलग है, लैंग्वेज अलग है। So let them have their own system to give education to their students. यहाँ पर विविधता भी बहुत सारी, लेकिन क्या इसमें आपको नहीं लगता है कि भारतीय शिक्षा की बात आपने सोच रहा है, लोग अपने धर्म के प्रति और जितने भी हमारे महात्मा हुए भारत में चलाया, क्या उनके बारे में बताना गलत? देखिए, संत महात्माओं के बारे में बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहीदों के बारे में ना बताना बहुत बड़ा गुनाह है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर या हमारे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आपके ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, उन सबको बिठा देंगे आप, सावरकर को बिठा देंगे, या हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, या रामायण की चौपाइयाँ पढ़वाएंगे, गीता के श्लोक पढ़वाएंगे, जो जीते जाग से आदर्श हैं, जो सचमुच में आदर्श फॉलो करने लायक है युवाओं को, उनको आप हटा देंगे सिलेबस से। उनके लिए 2.5 लाइन लिख देंगे कि इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए खून खराबे का रास्ता चुना। क्या युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं? गौरक्षक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म बचाना है तो मुसलमानों को मारो, धर्म बचाना है दलितों को मारो, है? गाय का मीट का अगर किसी ने कहा कि गाय का मीट है उसकी जान ले लो, या गाय तस्करी के नाम पर किसी मुसलमान को मार दो, ये है शिक्षा। हम नहीं चाहते इस तरह की शिक्षा। हम चाहते हैं सेकुलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। सेकुलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक और उन महान लोगों को जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, जिन लोगों ने समाज के नवनिर्माण के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, संघर्ष झेला है। सावित्रीबाई फुले जैसी महिला ने, जिस पर ईंट पत्थर गोबर फेंका जाता था, अगर वो संघर्ष नहीं करती आज मैं प्रिंसिपल होती, आज मेरी बेटियां यहाँ खड़ी होती नहीं होती। उनको हटाकर आप सावरकर को लाएंगे, आप गोलवलकर को लाएंगे, आप दीनदयाल उपाध्याय की जीवनियाँ लिखेंगे, या आप ये इसको धार्मिक स्टेट बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक ऐसा देश जो सदियों से विविधता का सम्मान करता आया, जिसकी संस्कृति ही अगर संपन्न हुई है एक गुलदस्ते की तरह तरह के फूलों से, उसको सबको हटाकर ये एक भगवा रंग लाना चाहते हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और हम नहीं चाहेंगे ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे देश में लागू हो, और उसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लैंग्वेज को ये पूरे देश में हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ 22 भाषाएं देश के संविधान के 8 शेड्यूल में डाली हुई है। भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे ही नहीं संविधान में ये 22 भाषाएं डाली थी, क्योंकि हर एक की मातृभाषा, माँ के दूध से मिली हुई भाषा में शिक्षा लेना उसका एक सुविधा है।
लेकिन ये कह रहे हैं नहीं हिंदी और अंग्रेजी को खत्म करो। अरे अंग्रेजी खत्म तो तुम्हारे बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, अपने बच्चों को तुम फॉरेन में पढ़ाओगे, कैम्ब्रिज में भेजोगे, हमारे गरीबों के बच्चों को तुम कहोगे अंग्रेजी मत पढ़ो। कोई कॉल सेंटर में भी नौकरी नहीं देगा है। संस्कृत पढ़ाकर, हिंदी पढ़ाकर, हनुमान चालीसा पढ़ाकर तुम उनको क्या बनाओगे? तो इस तरह की शिक्षा का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी तो माना है कि संस्कृत का जो भाषा है संस्कृत भाषा है उसमें कहीं ना कहीं जब रिसर्च करते तो हमें प्रोग्रेस मिलता है। इससे शॉर्ट हैंड देखिए इससे केवल रिसर्च करने में हम बताते हैं 4 सिस्टर लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो पुराने जमाने में प्राचीन वर्ल्ड में ओरिजिन सभी भाषाओं का जिनमें से हुआ। लैटिन है, फारसी है, संस्कृत है और एक है रोमन। ये सारी भाषाएं और भाषाओं को जन्म देकर डेवलप करके अब ये अपने आप में आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। इसलिए उसको मरे हुए सांप को गले में डालकर आप ये नहीं कह सकते लैटिन तो चली गई, संस्कृत तो बहुत अच्छी है। कैसे होगा? एक समय था जब चक्की का आटा पीस के खाते थे, जब मशीनें आई तो चक्की कहाँ गई? चक्की ऑब्सोलीट हो गई, चक्की को साइड कर दिया। आज अगर डेवलपमेंट के लिए नए नए रास्ते मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आप पीछे ले जाओगे 5000 साल पहले। क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? संस्कृत 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 क्या है भाई? एक डेड लैंग्वेज लैटिन की तरह है वो। उसने जो जितनी देर उसका काम था उसने कर लिया। आज श्लोक पढ़ाकर आप किस बच्चे को नौकरी दिलवा लोगे किसी कंपनी में? कितने श्लोक याद करवा के खुदा मंदिर में बिठाने के या हवन करवाने के आप क्या करवा लोगे उससे? तो इसलिए हम लैंग्वेज को एक हथियार मानते हैं जो विश्व में हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता देगी, वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक रिसर्च का रास्ता बनाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाषाएं विश्व स्तर की होनी चाहिए, ना कि 5000 साल की।